गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। आज की जो हमारी कक्षा है, कल हमने कृषि पर्यवेक्षक के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, कुछ ज्यादा हमने पढ़ा नहीं था। कल हमने समझा था चीजों को, और आज क्या करेंगे, हमारा जो कल वाला टॉपिक था वो पूरा तो हुआ नहीं था और शुरू भी नहीं हुआ था। हम खाद्यान्न क्रांति की बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बताऊंगा जो हमारा चल रहा था। लेकिन उससे पहले जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की कृषि और साथ साथ सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हो सकता है कि अगर आपका पेपर 8-10 महीने बाद हुआ तो फिर तो डेटा में परिवर्तन आएंगे, आंकड़ों और तथ्यों के अंदर क्या आएंगे, परिवर्तन आएंगे। अगर 3 से 4 महीने के अंदर आ गया तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप सभी को बुक भी दूंगा एग्रीकल्चर की। उस बुक के अंदर तथ्यों को पहले अपडेट करूंगा, मतलब नए आंकड़ों को वहां पे डालूंगा। कहीं कुछ पुराना हो सकता है, क्योंकि भाई पेपर अगर 4 महीने बाद है तो फिर वो पुराना ही माना जाएगा। तो चिंता नहीं करिएगा, सब आपको दिया जाएगा। अभी के लिए शुरू करते हैं हमारी कक्षा को, जिसमें पढ़ने वाले हैं, आपको बता दिया मैंने, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि और कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। टॉपिक क्या होता है ये मैंने कल आपको समझाया था। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान में कृषि के बारे में। और शुरू करने से पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो तो कानों में ईयरफोन लगा के बैठे, उनको तो यहां वहां की आवाजें सुन नहीं रही है। लेकिन जो ऑफलाइन के अंदर बैठे हुए, तो ऑफलाइन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कुछ होते हैं जो पढ़ते नहीं, मजे ले रहे होते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 1-2% हमेशा क्लास के अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, है ना। तो इनके चक्रों में खुद खराब मत होइएगा। अपने आप को ये सपना लेके चलो कि मैं इस साल कृषि पर्यवेक्षक बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि आपको पता है आपकी जो पद है, जो वैकेंसी है, उसको भी बढ़ाने की बात चल रही है। नए आएंगे या बढ़ाए जाएंगे, बट अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो भाई अच्छे से मेहनत कीजिए और बड़े ध्यान से सुनते रहेगा। ध्यान से सुनेंगे ना तो ऑनलाइन क्लासेस है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कोई आ गया तो हमारा ध्यान चला गया, कभी इंटरनेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चला जाता है। लेकिन अगर कान और आंखें वहीं पे होती है ना, फिर अपने आप पता चल जाता है कि पूरी लाइन ये थी और एक शब्द जो नहीं सुन पाया ये वो होगा। तो ध्यान से पढ़ते रहे। राजस्थान में कृषि की बात करते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। क्या था, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश का कितना है, लगभग लगभग 10.5% है। हाँ, सही सही बोलेंगे तो 10.41, मतलब 10.41% है। लेकिन ऐसे याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 10.5 मान के चलिए। पेपर में अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो जो आपको विकल्प देगा, उन विकल्पों के अंदर काफी दूरी होती है, 7% है, 10.4 है, 12 है, 15 है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो भाई एरिया हमारा जो है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और पूरे देश का कितना प्रतिशत है, 10.41% है। फिर बोला गया राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ये राजस्थान की बात कर रहा है, देश की तुलना करते हुए कि पूरे देश के पास जो है ना, उसका 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। और राज्य में, अगली लाइन पढ़ता हूं लेकिन इसका मतलब समझिए, पूरे देश का हमारे पास जो क्षेत्र है वो तो 10.5% है, लेकिन कृषि योग्य भूमि जो है वो 11% है। तो ऐसा लग रहा है कि सर एरिया तो 10.5 है और हमारे पास कृषि योग्य भूमि 11% है, मतलब हम तो पूरे भारत के अंदर उत्पादन के अंदर बहुत योगदान देते हैं। हम पूरे भारत में योगदान देते तो हैं, लेकिन उन फसलों में जहां पे पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि हमारे पास कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन इस कृषि योग्य भूमि पे हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। हमारे यहाँ की कृषि वर्षा आधारित कृषि है। इसीलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों जुआ है? क्योंकि जुए में पता नहीं आप हारोगे या जीतोगे। तो मानसून पे निर्भर है हमारी कृषि। हम जो पौधे लगाते हैं, हम जो फसलें लगाते हैं खेतों के अंदर, ये वो फसलें हैं जिनको वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता है। और ये पानी कहां से आएगा? या तो कृत्रिम विधियों से आप दीजिए, मतलब सिंचाई कीजिए। अगर सिंचाई के साधन नहीं है आपके पास तो भाई भगवान देगा, फिर भगवान भरोसे है, मतलब जुआ ही हो गया फिर तो राजस्थान की जो कृषि है वो भगवान भरोसे ज्यादा है, मतलब मानसून का जुआ है, मानसून पे निर्भरता हमारी ज्यादा है। वही कह रहा है कि कृषि हो गया, भूमि तो हमारे पास 11% है, लेकिन उतना हम उत्पादन नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसको जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है, पानी की हमारे पास कमी है। नहीं तो देखिए ना, अगर मैं
बात करूंगा मिट्टी की, तो हमारे यहाँ पे कितना सारा मरुस्थल था जिसको सिंचित क्षेत्र में बदल दिया गया। किसके कारण से? इंदिरा गांधी नहर के कारण से। मैं नहरों की बात भी करूंगा, राजस्थान में कौन कौन से बड़ी बड़ी नहरें हैं, लेकिन बात है कि जो इंदिरा गांधी नहर ने क्या किया, इंदिरा गांधी नहर ने बदल दिया उस सारे मरुस्थल को सिंचित क्षेत्र में। क्योंकि मरुस्थल जब दिखते हैं ना तो लगता है कि ये तो नामुमकिन है कि इन क्षेत्रों में भी नहर लाई जाए और इन्हें सिंचित क्षेत्र में बदला जाए, लेकिन सरकार चाहे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके कर सकती है, जैसा कि किया भी गया है। मैं बात करूंगा आगे कौन कौन सी नहरें हैं जो बड़ी बड़ी नहरें हमारे राजस्थान के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको नवीनतम आंकड़ों की बात करूंगा तो लगभग 2-3 महीने पहले ही एक निर्णय था राजस्थान सरकार का और भारत सरकार का कि जो चंबल वाला क्षेत्र है, चंबल वाला क्षेत्र जानते हैं ना, जो बॉर्डर पे आता है हमारे, चंबल वाले क्षेत्र में भी जो क्या है आपकी रिवाइन लैंड है। ये रिवाइन लैंड क्या होता है? रिवाइन लैंड का मतलब जो पानी से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा पानी से पानी का मिट्टी का कटाव हो गया, मृदा अपरदन या फिर कहिए सोइल इरोजन हो गया, उस भूमि को भी कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाएगा, ऐसा 3 महीने पहले बोला है और प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हो गए हैं। अब सरकार क्या कर रही है, उस भूमि को भी कृषि योग्य भूमि के अंदर बदल रही है ताकि हमारे पास क्या हो, ज्यादा कृषि योग्य भूमि हो, ज्यादा संसाधनों का उपयोग करके हम क्या करें, उत्पादन को बढ़ा सके। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको एक बात अच्छे समझ आ गई है कि राजस्थान में पीछे तो ना हो अगर इसके पास क्या हो, सिंचाई के साधन हो, बट सिंचाई ना होना कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी के लिए कमी बन जाता है। तो वही इसने कहा, क्या इसने कहा कि राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र। ये सकल सिंचित क्षेत्र क्या होता है, मैं अंग्रेजी के अंदर बता देता हूं, ग्रोस इरिगेटेड एरिया इसे कहा जाता है, सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% जो है वो नेट इरिगेटेड एरिया, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। ये होता क्या है सर, है ना, ये बताता हूं आपको मैं। एक बार दोबारा से पढ़ो सारे लोग, क्या बोला इसने कि राज्य में 50% क्या है, सकल सिंचित क्षेत्र, और जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत है, 30%। अब ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक संशय आ रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आपके पास शुद्ध सिंचित क्षेत्र 30% है तो भाई ये टोटल आपने 50 कैसे बोल दिया? देखो टोटल मैंने 50 कैसे बोला, मैं समझाता हूं आपको, है ना। पहले समझाने में परिभाषा दिखा देता हूं। देखो जब बात करते हैं शुद्ध और कुल सिंचित क्षेत्र या फिर कुल सिंचित क्षेत्र को यहां पे सकल सिंचित क्षेत्र कहा गया, तो जब आप ग्रोस वर्ड बोलते हैं, आप टोटल भी कह देते हैं, तो सकल कहिए या फिर कुल कहिए, एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है ना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला शुद्ध सिंचित क्षेत्र, NIA मतलब क्या हो गया आपका, नेट इरिगेटेड एरिया, और ये GIA मतलब ग्रोस इरिगेटेड एरिया, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते ही समझ जाएंगे आप। इसने बोला यह एक विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत के माध्यम से, स्रोत क्या हो सकता है भाई, स्रोत आपका कुएं हो सकते हैं, तालाब है, ट्यूबवेल है, नलकूप कुछ भी कह दे, नहरें हैं, किसी से मर्जी कहिए, यह एक विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है। बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ष में कितनी बार, सिर्फ एक बार। हो सकता है आपने नहर के माध्यम से खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं के अंदर उस फसल में सिंचाई की हो, लेकिन आप जो क्षेत्र गिनेंगे वो एक ही बार गिनेंगे, 2 बार नहीं गिनेंगे, क्योंकि आप शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो कहता यह विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है, एक ही वर्ष में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल केवल एक बार गिना जाता है। हो सकता है जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपने खरीफ में भी सिंचाई करी है और रबी में भी करी है, करी तो 2 बार है ना, लेकिन आप इसे 2 बार नहीं गिनेंगे, इसे गिना ओनली एक बार ही जाएगा। समझ गए बात को? अब बात करते हैं शुद्ध के बाद कुल सिंचित क्षेत्र। कुल सिंचित क्षेत्र में क्या कहता है, यह कृषि वर्ष में विभिन्न मौसमों मतलब 1 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक, जल्दी से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखिए, एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष की बात करें तो यह आपका कृषि वर्ष होता है। कृषि वर्ष के सामने लिखिए, जैसे आप वित्तीय वर्ष लिखते हैं ना कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ऐसे ही हमारा जो कृषि वर्ष है ये कब होता है, 1 जुलाई से लेके और अगले साल के 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक क्या होता है, ये हमारा कृषि वर्ष होता है, राइट। तो कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर की जब बात करते हैं, इसने क्या बोला, यह कृषि में विभिन्न मौसमों यानी 1 जुलाई से अगले 30 जून तक सभी फसलों के तहत सिंचित क्षेत्रों की कुल राशि है।
GIA मतलब कुल सिंचित क्षेत्र के तहत एक ही वर्ष में 2 बार 3 बार सिंचित क्षेत्र को 2 बार 3 बार गिना जाता है। मतलब जितनी बार सिंचाई करी है उतनी बार गिन लो। अब समझाने के लिए मैं मेरा उदाहरण लेता हूं। मान लो मैं गंगानगर के मतलब गंगानगर जिले के, सॉरी यार गलत बोल रहा हूं, राजस्थान के गंगानगर जिले से हूं। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे गंगा नहर है ना, गंगा नहर से हमारे यहाँ सिंचाई होती है। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लो मेरे पास कितनी जमीन है, मेरे पास जमीन जो है वो कितनी है, 10 एकड़ जमीन है, ठीक है। इस 10 एकड़ मैंने क्या किया, मेरे पास नहर से पानी तो आता है लेकिन इतना पानी नहीं आता कि मैं 10 के 10 एकड़ कोई सिंचाई कर पाऊं। तो मैंने क्या किया, इस बार खरीफ के अंदर 7 एकड़ में सिंचाई करी, ठीक है। तो मेरे पास 7 एकड़ के लिए पानी था। ये जो 7 एकड़ मैंने सिंचाई किया ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा है शुद्ध सिंचित क्षेत्र। लेकिन अभी तो खरीफ की बात चल रही है, रबी भी आने वाला है। रबी में भी नहर में पानी आ रहा था लेकिन थोड़ा कम आया, तो मैंने क्या किया, रबी के अंदर 5 एकड़ के अंदर क्या किया, वहां पे सिंचाई की। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। मैंने एक साल में कितने एकड़ पे सिंचाई करी, 12 पे। तो जो एक बार की थी वो तो मेरा था शुद्ध सिंचित क्षेत्र, और जो मैंने 2 बार करके जोड़ दिया या फिर 3 बार करके जोड़ दिया, वो मेरा क्या बन जाएगा, कुल सिंचित क्षेत्र। फटाफट से हाथ खड़ा कर दो अगर आप समझ गए हो तो, है ना। शुद्ध और कुल को अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें, ठीक है, हाथ नीचे कर ले। और आलसी मत बनिएगा, क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ाने में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। एक मेरी आदत है, वो गंदी आदत है मुझे पता है, जब लोग मुझे फोन करते हैं ना, वो मुझे कहते हैं डिस्काउंट। मैं एक ही बात बोलता हूं कि एक बार पढ़ना शुरू कर, हमसे अच्छा कोई पढ़ा जाए तो डबल फीस वापस कर देंगे। ये हर किसी को बोल देता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। क्यों है कॉन्फिडेंस, कि आप लोग जब कोऑपरेट करते रहेंगे ना, तो पता चलता है कि मैंने ये पढ़ाया था, आधे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, आधे ने नहीं किया, मतलब समझ नहीं आ रहा बच्चों को, तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। जब सारे हाथ खड़ा कर ले रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार और अच्छा पढ़ा, बच्चों को मजा आना चाहिए पढ़ने में। तो बस हाथ खड़ा करके सहारा सहयोग करते रहिएगा, बाकी सब समझा दूंगा। तो अब दोबारा पढ़ता हूं। इसने बोला राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है। मतलब ये वो कह रहा है कि कुल क्षेत्र का आपने 2 बार या 3 बार सिंचाई करके कितना इरिगेट किया है, कितनी सिंचाई की है। और उसके बाद कहता है कि 30% हमारे पास शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। मतलब ये मानो कि राजस्थान के अंदर 70% क्षेत्र में हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है और 30% के लिए सिंचाई के साधन है, क्योंकि 30% हमारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र है और 50% क्या है, सकल सिंचित क्षेत्र है। समझ गए होंगे सारे के सारे लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल है। अब मरुथल क्या दो, मारुथल क्या दो, मरुस्थल कहो, डेजर्ट कहो, सब शक्तिमान और गंगाधरिया है ना। अब मरुस्थल होता क्या है, इसको समझो थोड़ा। आप बोलोगे सर राजस्थान से हमें क्या सिखा रहे हो, मरुस्थल हमें सब पता है। हाँ आपको पता है। मैं आपको मरुस्थल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जब कृषि कार्यों की बात करेंगे तो मरुस्थल में कुछ अच्छी बातें होती है और बहुत सारी बुरी बातें होती हैं। ये अच्छी बातें क्या होती है, अच्छी बातें तो ये होती है कि अगर आपको मरुस्थल के अंदर, है ना, रेगिस्तान की भूमि के अंदर टिलेज करनी है, मतलब जुताई करनी है, भू परिष्करण अगर आपको करना है, तो ये करना बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी रेत है। रेत के अंदर हल चलाने में कितनी परेशानी आएगी। लेकिन सेम टाइम पे ये भी होता है कि हमें मरुस्थल के अंदर जुताई करनी ही नहीं होती है, या फिर बहुत कम जुताई करनी होती है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर, डेजर्ट लैंड के अंदर या फिर रेगिस्तान की मिट्टी के अंदर नमी कम होती है। और मिट्टी के अंदर जो नमी कम है और आप वहां पे जुताई कर देंगे, तो एक काम कीजिए, जरा मरुस्थल के अंदर चलिए, पहुंच गए मरुस्थल में, दिख रहा है खेत आपका, जहां पे रेत आपको जहां दिख रही है, इसमें हल चलाइए। चला दिया हल आपने, क्या आपको दिख रहा है कि मिट्टी पलट के ऊपर आ गई है, दिखिए आपको, हाँ आपको दिख रही है, मुझे तो दिख रही है ना, ये मिट्टी पलट के ऊपर आ गई। क्या ऊपर की मिट्टी जो थी पहले वो सूखी थी, बिल्कुल सूखी, क्योंकि टेम्परेचर तापमान ज्यादा होता है, ज्यादा तापमान का ऊपर का पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब नीचे की बात करूंगा तो क्या नीचे नमी संग्रहित रहती है, हाँ रहती है, लेकिन आपने तो हल चला दिए, क्या कर दिया, हल चलाते ही मिट्टी को पलट दिया। बोलो पलटी मिट्टी के, नहीं, हाँ पलट दिया आपने। अब जैसे ही नीचे की मिट्टी ऊपर भी आ गई, अब प्रकाश की किरणें आएंगी, यहाँ पे आएंगी कि नहीं आएंगी, बिल्कुल, राजस्थान में तो बहुत तीखी तीखी आएंगी सर, है ना। मैं चंडीगढ़ के अंदर हूं आज और सर स्टिल मैंने स्वेटर पहना हुआ है। पिछली बार मैं राजस्थान के अंदर था पिछले हफ्ते, वहां स्वेटर का टी शर्ट के अंदर गर्मी लग रही थी, है ना, तो क्योंकि तापमान का बहुत फर्क है।
तो जब बात करते हैं हमारे तापमान की, तो आपने मिट्टी को जैसे ही पलट दिया, अब ऊपर से क्या आएगा, प्रकाश आएगा, और इस प्रकाश से क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। मतलब एक तो मेरी मृदा के अंदर पानी कम था, और अब क्या हुआ, वो पानी तो कम रहा सो रहा, अब मैंने और पानी कमी कर दी जब मैंने टिलेज किया। तो जुताई करना तो आसान है, लेकिन जुताई करनी नहीं है। अब और नुकसान क्या होते हैं, नुकसान ये होते हैं कि ये क्या है, ये मरुस्थल है। मरुस्थल के अंदर अगर बोलूंगा सैंड, सिल्ट और क्ले, सुना हुआ है ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, या फिर हिंदी के अंदर बोलूं मृत्तिका, बलुई, ऐसे नहीं है ना, सैंड, सिल्ट और क्ले आप लोग जानते हैं। तो इसके अंदर सैंड या फिर जो रेत है वो ज्यादा होती है, और सैंड की जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है। तो हमारी जो मिट्टी है ये जल को धारित नहीं कर पाती है। तो एक तो ये है कि हमारे पास जल है नहीं, बारिश आएगी, थोड़ा बहुत आएगा पानी, तो ये उसे रोक नहीं पाएगी, धारण नहीं कर पाएगी, वो लीचिंग होके नीचे चला जाएगा। तो ये मरुस्थल क्या समस्या है, तो पानी का धारण नहीं करती है। अब एक बात बताओ, अगर एक पौधे के अंदर नहीं, एक मिट्टी के अंदर जब जल वहां पे नहीं है, तो क्या वहां पे न्यूट्रिएंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पानी जहां होता है ना, वही न्यूट्रिएंट होते हैं। पानी अगर नीचे जाएगा तो पोषक तत्वों को साथ लेके जाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट को साथ लेके जाएगा। पानी अगर ऊपर पौधे के अंदर आएगा तो न्यूट्रिएंट को साथ लेके आएगा। भाई पानी तो है ही नहीं मिट्टी के अंदर, तो न्यूट्रिएंट कहां से आएंगे? तो मरुस्थल होने के कारण वहां पे पानी की कमी भी आ जाती है, और साथ साथ पोषक तत्वों की भी कमी आ जाती है। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल समझ गए आप। तो इसने बोला राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल और 10% क्षेत्र पर्वतीय है, अतः कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, और मरुस्थलीय भूमि सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है ना। जो मरुस्थलीय भूमि है वहां पे क्या है, सिंचाई के साधनों का अभाव है। ये बात तो सारे लोग समझते हैं, सिंचाई के साधन कम है तभी तो मरुस्थल बोल रहे हो, तभी तो वो क्या है, उत्पादकता कम है उसके अंदर, तभी तो वहां उत्पादन कम होता है। अगला बोला गया अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहते हैं मानसून का जुआ? क्योंकि जब कृषि कार्यों की बात करेंगे तो कृषि कार्य करने के लिए हमें पानी चाहिए, पानी यहां पे है नहीं, वो वर्षा आधारित खेती है, मतलब रेन फेड फार्मिंग है, वर्षा आधारित खेती है, इसीलिए क्या कहते हैं उसे, मानसून का जुआ। जुआ को कहते हैं क्योंकि वर्षा का पता नहीं है, आएगी कि नहीं है। कौन गारंटी लेता है? वर्षा गारंटी है कि इस साल तुम्हारे यहाँ बारिश आएगी? नहीं, गारंटी नहीं है ना। हमारे यहाँ काफी वर्षा कम होती है, इसीलिए हमारी कृषि मानसून का जुआ है। चलिए राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला गया राज्य में गेहूं और जौ का विस्तार अच्छा खासा है, किसको छोड़ के? रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़ के। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम गेहूं को लगाते तो है, लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पानी की व्यवस्था है, वरना नहीं लगाया जाता। ऐसे ही दलहन, जैसे मटर, सेम, मसूर हो गया जैसे, है ना, ऐसे ही दलहन गन्ना व तिलहन के साथ भी है। क्या है तिलहन के साथ, गन्ने के साथ? कि इसका विस्तार तो है, लेकिन कहां पे? रेगिस्तानी भूमि को छोड़ के, क्योंकि रेगिस्तानी में गन्ना नहीं हो सकता। कुछ जिले हैं जहां होता है, वरना ज्यादा नहीं होता हमारे यहाँ। चावल की उन्नत किस्मों को लाया गया है। ये उन्नत किस्में क्या होती है? देखो, उन्नत किस्मों में दो तरीके होते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं मैं आपको, कोरोना के टाइम का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप समझ पाए उन्नत किस्मों का मतलब। हम क्या करते हैं, हमारे घर पे जब जाते हैं, अभी आप लोग तैयारी करने आए हैं बाहर घरों से, तो पॉसिबल आप हॉस्टल में रूम लेके रहते होंगे जहां उतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना हमारे घर के अंदर मिलता है। अब हम जब 15, 20, 1 महीने घर में जाएंगे तो हमारे घर वाले कहते हैं अच्छा खाना बनाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, घी डालते हैं उसके अंदर। क्यों? उनको लगता है ये हमारा बच्चा या फिर जो बच्ची है ये स्ट्रोंग हो जाए, ताकतवर हो। लेकिन जब पिछले साल कोरोना आया तो क्या हमने ज्यादा खाया? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा खाया नहीं है। हमने सीखा कि रोग प्रतिरोधी क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है ना। फल खाओ, सब्जियां खाओ, या फिर क्या खाओ, वो कीवी का नाम सुना है? कीवी का जो फल होता था वो 10 से 15 और 20 रुपए का था भाई साहब, उस टाइम पे 40 और 45 रुपए हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चला कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो लोगों ने उसे खाना शुरू किया। तो अब देखो ना, एक तो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना, फल और सब्जियां खाना, दूसरी तरफ ताकतवर होने के लिए ज्यादा अच्छा खाना खाना। दो अलग अलग बातें हैं ना। तो ऐसे ही उन्नत किस्मों के अंदर दो अलग अलग बातें होती हैं, है ना। एक बात क्या होती है, पहली बात तो ये होती है कि उसके अंदर क्या किया जाए, उसके अंदर ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता लाई जाए।
अब कोई ज्यादा उत्पादन देगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा उत्पादन के लिए उससे क्या करना है, इनपुट जो है आपके वो भी ज्यादा चाहिए। इनपुट का मतलब क्या होता है, अरे भाई जो पानी दोगे, जो उर्वरक दोगे, जो खादें दोगे, वो भी क्या है, वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। ज्यादा दोगे तभी तो ज्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। तो एक उन्नत किस्म तो वो होगी जिसको हमने ज्यादा उत्पादन के लिए बनाया और उसको ज्यादा इनपुट भी देने पड़ेंगे। दूसरी किस्म वो हो गई जिसको ज्यादा उत्पादन के लिए नहीं बनाया गया, जिसको क्या किया गया, जिसको उस वातावरण के अकॉर्डिंग बनाया गया, उस वातावरण में अनुकूलित बनाया गया कि उस वातावरण में रहे, गर्मी के अंदर ये रहे लेकिन पानी कम ले, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो, इसके अंदर सूखा प्रतिरोधी क्षमता भी हो, ये क्या करे, ये सूखे को सहन करके भी उत्पादन दे सके। अब एक और दो का इशारा कीजिए, आपको क्या लगता है राजस्थान के लिए किस प्रकार की उन्नत किस्मों को लाया जाएगा, पहले वाले प्रकार की ज्यादा उत्पादन वाली या फिर दूसरे वाले प्रकार की, एक या दो का इशारा कीजिए सारे लोग। एक मतलब उन्नत जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा, दो मतलब ऐसे प्रकार की जिसमें सूखा प्रतिरोधी क्षमता होगी, वो भी उन्नत है। तो एक या दो, सही उत्तर क्या आएगा, ठीक है, ओके, है ना। यहां पे भी मेरे हिसाब से आप दो ही इशारा कर रहे हैं, कोई मुश्किल बात थी ही नहीं, बहुत आसान बात है। जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके सूखा प्रतिरोधी क्षमता की, वही हमें चाहिए। और आप भी जानते हैं ये बात कि हमारे यहाँ फसलें उत्पादन ज्यादा ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हो तो जाए। तो चावल की उन्नत किस्मों को लाया गया है एवं चंबल घाटी और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के क्षेत्रों में इस फसल के कुल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि चावल की बात कर रहे हैं, चावल कहां लगाओगे, जहां पानी है, थोड़े बहुत पानी से काम चलता नहीं इसका, तो जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है, फिर चाहे वो चंबल घाटी है या फिर आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वहां पे इसका विस्तार हो रहा है। आगे बोला गया कपास व तंबाकू। आप जानते हैं कपास और तंबाकू जो है ये क्या है, नगदी फसलें होती हैं। तंबाकू आप लोग जानते हैं राजस्थान का एक भाग है जहां पे तंबाकू की व्यवसायिक खेती की जाती है और लोगों के बहुत बड़े रोजगार का साधन ये बन गया है। कपास भी आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन जो है ना, बीटी कपास जो है उसका काफी विस्तार हुआ है। कहता है कपास व तंबाकू महत्वपूर्ण नगदी फसलें हैं, हालांकि यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क है, ये बात भी है ना। हमारे यहाँ पे आर्द्र क्षेत्र तो नहीं है, या तो शुष्क है या अर्ध शुष्क है, मतलब यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज्यादा है। फिर भी राजस्थान में बड़ी संख्या में पालतू पशु है, वह राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। हाँ, इसकी बात करें, पालतू पशु हमारे यहाँ पे काफी हैं। फिर चाहे आप गायों की बात करें, काऊ की बात करें या फिर बकरी और भेड़ों की बात करें, और आप जानते भी हैं इनमें से एक ऐसा भी है जिसमें राजस्थान नंबर 1 पे आता है। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि अगर बात करते हैं किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान नंबर 1 किसमें है। चैट ऑप्शन के अंदर आप आंसर कर सकते हैं, है ना। राजस्थान की बात करेंगे तो भेड़, बकरियां, गाय या फिर भैंसे कह दीजिए। भैंसे तो खैर नहीं आएगा, है ना। आपको क्या लगता है राजस्थान नंबर 1 जनसंख्या के हिसाब से, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से पालतू पशुओं में आता है, मतलब नंबर 1 कौन सा हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल आप ठीक कह दे रहे हैं। बकरी की बात हम करेंगे, गोट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदी माध्यम की क्लास है तो बकरी ही कहना पड़ेगा। बकरी की बात करेंगे तो बकरियों की जनसंख्या में भारत का पहला स्थान है। मैंने भैंसे भी बोली थी, आपने देखा था, देखा नहीं, आप जानते हैं कि भैंसे जो है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं है। अगर भैंसों की बात करेंगे तो बताओगे कौन से राज्य के अंदर भैंसों की जनसंख्या, भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो नंबर 1 पे आता है भैंसों में। राजस्थान तो नहीं आता, बट कौन सा राज्य नंबर 1 है। हाँ, राजस्थान से लगता हुआ राज्य ही है, और आप सही कह दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक बच्चे ने बोला गलत है, लेकिन बाकी सब बच्चे यूपी कह रहे हैं। हाँ, अगर भैंसों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है, बकरियों की बात करेंगे तो किसके अंदर है, राजस्थान में। तो इसने बोला फिर भी राजस्थान है, बड़ी संख्या में पालतू पशु है, वह राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब आपके यहाँ की भूमि जो है ना वो शुष्क और अर्ध शुष्क होते, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह कि अब आपके पास कृषि कार्य में फसलें अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पशुओं की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। जैसे एग्जाम उदाहरण लो कि मान लो आज 11:15 बजे तुम्हें बुलाया गया, बट 11:15 जो बोला गया कि भाई आज दीपावली क्लास नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं है तो उसका पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, आप बैठे तो पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ और करोगे, क्योंकि मेरी क्लास नहीं चल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे है ना, जब खेती नहीं चल सकती या खेती हमारे पास कम उत्पादन दे रही है, तो हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी जो निर्भरता है वो क्या है, वो ज्यादा है किस पे, पालतू पशुओं पे। और आप जानते हैं राजस्थान में हम उसे चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं।
किसे कहते हैं भाई चलता फिरता रेफ्रिजरेटर? हाँ आप जानते हैं बकरी को कहा जाता है, बिकॉज बकरी का दूध जहां चाहे आप निकाल ले, तो राजस्थान का फ्रिज या फिर चलता फिरता फ्रिज हम कह देते हैं किसको? बकरी को। आगे बढ़ता हूं, आगे बोला गया राजस्थान में नहरें, अलग अलग नहरें हैं हमारे यहाँ पे, और नहरों का महत्व हमारे यहाँ पे ज्यादा है। जब नहरों की बात आती है तो नहरों की बात में यूपी और पंजाब काफी आगे चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान भी कहीं पीछे नहीं है। और जब बात की जाए नहरों की तो आई थिंक पंजाब और यूपी को उतनी जरूरत नहीं है जितनी राजस्थान को है। हाँ जरूरत तो सभी को ही है, लेकिन राजस्थान मरुस्थल है, अगर वहां पे नहरें लाई जाए तो क्या हो जाएगा? वहां अगर नहरें होंगी तो राजस्थान का विकास तेज गति से होगा, राजस्थान में कृषि का विकास तेज गति से होगा, राजस्थान में किसानों की आय को दोगुना बहुत जल्दी किया जा सकता है। पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा? आपसे ये पूछूंगा राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में कौन कौन सी नहरें हैं? 2 नहरों की बात तो हम अभी कर चुके हैं हमारी कक्षा के दौरान, है ना। उसके अलावा कोई बताएगा आप में से, इधर जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, कोई खड़ा होके बता सकता है? जी, कोई आप में से खड़ा होके, बैठ के नहीं, खड़ा होके कोई बताएगा कि राजस्थान में कौन कौन सी नहरें हैं? खड़ा कोई नहीं चाहता, कहते ऐसे शोर करवा लो बिठाई बिठाई, वो तो हम कर देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? हमारे राजस्थान में नहरों की। आपको नहीं पता तो पहले मैं एक बार नाम दिखाता हूं आपको। अब ये तो काफी बड़ी परियोजना थी, इसको तो आप सारे जानते थे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वापस आऊंगा एक बार के लिए, अगली बताता हूं आपकी नर्मदा नहर परियोजना, जो गुजरात और राजस्थान के बीच में एक लिंकेज है उसको जोड़ती है। फिर आपका गंग नहर, जिसके नाम पे ही गंगा नगर बना हुआ है, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। उसके बाद बात करें किसकी? आपके कहां पे कौन कौन से जिले के अंदर ज्यादा सिंचाई का साधन कौन सा उपयोग होता है उसकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं तो काफी पहले ही शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 31 मार्च 1958 में हुई थी। एक और बात आपसे पूछता हूं, क्योंकि ऐसा भी मैं मानता हूं कि जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो वो जो ट्रिक्स होती है ना कि ए बी सी डी ऐसे बना लो और याद कर लो, नहीं, ये ट्रिक्स नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो वो काम छोड़ने पड़ेंगे जो दुनिया करती है। ट्रिक्स ऐसे नहीं, ट्रिक्स ये होती है कि जब यहाँ पे 1958 आया ना तो कुछ इसके आसपास का और याद कर लो ताकि तुम्हें याद रह जाए, है ना, कि ये इस टाइम पे आया था, ये इस टाइम पे आया था। अब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इसने बोला इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत जो है 31 मार्च 1958 में हुई थी। ये 1958 के आगे पीछे कुछ हुआ था, एक साल आगे था या एक साल पीछे था, वो मुझे आप बताइएगा, या फिर इसी साल था। एक ऐसा कार्य था जो पूरे भारत में इस टाइम पे अपनाया गया है, लेकिन उस कार्य की या फिर कहिए कि उस सिस्टम की जो शुरुआत है वो राजस्थान से की गई थी। राजस्थान पहला राज्य बना था उसको लागू करने के लिए। आज वो जो है पूरे भारत में, कुछ एक दो राज्य हैं जहां पे नहीं है, लेकिन पूरे भारत में होता है। जब भी लड़ाई होती है गांवों के अंदर तो उसी वाले सिस्टम का सहारा लिया जाता है। अब तो समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। गांव में जब लड़ाई होगी तो क्या होती है? क्या लड़ाई होती है? सिर फोड़ देते हैं। अरे सिर नहीं फोड़ते भाई, सिर तो फूट गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की बात कीजिए। कोई जान रहा है क्या कि नहीं जान रहा? सत्यम गुप्ता जी जान रहे हैं ना? सत्यम गुप्ता जी जरा बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूं और कब आया था ये? पंचायती राज। थोड़ा सा माइक को दूर कर लें, बहुत तेज आवाज आई। पंचायती राज, और कब आया था ये? ईयर नहीं याद है। ईयर नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, आपने ठीक बोला। बच्चों जरा चैट के अंदर बताओ, पंचायती राज इन्होंने कहा, ये कौन से अक्टूबर को और कौन से साल के अंदर आया था? पता होना चाहिए। इजी द क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आई है, क्योंकि पंचायती राज राजस्थान के अंदर सबसे पहले आया था, है ना। तो ये था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, नोट कर लेना जिनको नहीं पता था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला राज्य बना पूरे भारत के अंदर जिसने क्या किया? पंचायती राज को अपने यहां पे लागू किया। तो अब ये मानिए ना कि इंदिरा गांधी नहर आ रही थी, उसके आगे आगे पंचायती राज चल रहा था। जैसे ही 1958 में ये आई, 1959 के अंदर पंचायती राज आ गया। होगी ना ट्रिक, अब आपको याद रहेगा ना। ये बोले कि इंदिरा गांधी ने पंचायत करवाई थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर आई, उसके बाद पंचायती राज आया। तो ऐसे याद की चीजों को जोड़िए आपस में, कल्पनाओं के अंदर जाइए, याद रखिए यहां पे, है ना। तो कहता है इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत 31 मार्च 1958 में हुई थी। 1984 से पूर्व इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। 84 के बाद आपको पता है जो हुआ है ना, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। यह राजस्थान के उत्तर पूर्व हिस्से में बहती है। यह काम भी कर लेना मेरे भाइयों, आपको जीके पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर यह भी अच्छे से पढ़ लेना कि ये हमारा राजस्थान है, ये इसका पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है। और आप सभी को पता होना चाहिए
कि आप जिस भी जिले से हैं ये कौन सा भाग है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से 90% लोग वो बैठे हुए क्लास ले रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं कौन से भाग से हूं, है ना। पर ऐसा होता है, नहीं पता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पता कीजिएगा कि आप जिस जिले से हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, वो कहां पे आता है, सारे जिलों का पता रखिए ताकि ये चीजें समझनी आसान हो। ये कहता है इंदिरा गांधी नहर जो उत्तरी पूर्वी हिस्से में बहती है, इस परियोजना के जरिए जहां कभी रेत के धोरे होते थे, मतलब पूरा का पूरा मरुस्थल ही है, वहां नहर बन गई, 1741 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि में तब्दील हो गया। तो भाई डेजर्ट के अंदर भी नहर बनाई गई, खास तौर से चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं नागौर जिलों में इस नहर के पानी का प्रयोग होता है। अपने आप में काफी डिस्टेंस आ गया, एक साइड तो श्री गंगानगर है और एक साइड राजस्थान का दूसरा भाग जैसलमेर और बाड़मेर है, जो अपने आप में काफी दूर है, लेकिन इतना सारा क्षेत्र जो है कवर किया किसने किया, आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद बात करता हूं नर्मदा नहर परियोजना की। जो आपकी नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना गुजरात और राजस्थान के बीच एक समन्वय, मतलब लिंकेज, जोड़ देना का काम करती है। मुख्य नहर का लगभग 75 किलोमीटर हिस्सा जो है वो कहां पे है, राजस्थान में, सारी तो राजस्थान में नहीं है। इस नहर से सिंचाई के अलावा सैकड़ों गांवों को पीने का पानी भी मुहैया कराया जाता है। और एक अच्छी बात इसके लिए है कि नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य की गई है ना। फव्वारा सिंचाई पद्धति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कह देते हैं, फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं, जो पानी की बचत के साथ साथ जो जल उपयोग दक्षता, जिसे अंग्रेजी भाषा में वाटर यूज एफिशिएंसी कहा जाता है, वो भी इसकी अच्छी खासी है। पर हां, इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। वो कमियां ये है कि अगर तेज गति की बात करेंगे, जब हवा तेज गति से चलती है तो इसकी जो जल उपयोग दक्षता है वो प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे जो किसान है इस पद्धति का प्रयोग दिन में ना करके रात में करते हैं, क्योंकि हम राजस्थान से, हमारे यहां हवाएं तेज गति से चलती है लेकिन रात में गति कम हो जाती है। तो जहां पे तेज हवाएं चलती है वहां पे फिर इसे दिन में ना उपयोग लाके रात में उपयोग में लाया जाता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे गंग कैनाल की या फिर गंग नहर की। हम बात करेंगे क्या लिखा गया गंग नहर के लिए, कहता राजस्थान में वर्ष 1899, काफी पुरानी बात हो गई है, में पड़े भयंकर सूखे को देखते हुए बीकानेर स्टेट के तत्कालीन राजा गंगा सिंह ने नहर खुदाई का काम शुरू किया, जो 1903 में पूरा हुआ, है ना। 1999 का काल था, 1899 का, और 1903 में जाके खुदाई पूरी हुई। इसके बाद बीकानेर सहित आसपास के इलाके में इसी नहर से सिंचाई सुविधाएं किसानों को मिलती हैं। बाद में इस नहर को सतलुज वैली प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। अब देखो, सतलुज जो आपका वैली है, सतलुज अब नदी जिसे कहेंगे, वो इंदिरा गांधी नहर को भी पानी दे रही है, और गंग कैनाल जो लिंकेज अपने आप में इसको भी पानी दे रही है। अंग्रेजी हुकूमत के कार्यकाल में श्री गंगानगर सहित आसपास इलाकों में भी इस नहर से जलापूर्ति की गई, है ना। तो देखो, गंग नहर जो है एरिया बहुत ज्यादा कवर तो नहीं कर रही है, लेकिन ये पॉइंट याद रखने वाला है कि सतलुज से पानी मिल रहा है, बाद में लिंकेज किया गया है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी इसी से पानी ले रही है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे कहा गया राज्य में कुओं और नलकूपों, ये नलकूप तो सारे लोग जानते हैं ना भाई साहब, ट्यूबवेल कहते थे हम नलकूप को, है ना। तो इसने बोला कि राज्य में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, जयपुर जिले में होती है। राजस्थान में नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होती है, गंगानगर जिले में होती है। तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर होती है। फिर कहता है राजस्थान में कृषि का वर्षा पर निर्भर होने के कारण, कृषि जो है भाई साहब, इससे क्या बोलते हैं, इससे मानसून का जुआ कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, क्योंकि वर्षा का तो पक्का नहीं है कि होगी इस साल के नहीं होगी। तो भाई वर्षा नहीं होगी तो मेरे यहां पे उत्पादन नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, मानसून का जुआ है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की और राजस्थान की कृषि की। तो भाई समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई क्लास को अटेंड करें, ये चीज जरूरी है कि टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमने राजस्थान के क्षेत्र की बात करी, कितना वहां पे सिंचित असिंचित है, कितनी वहां पे मिट्टी है, कितना पर्वतीय क्षेत्र है, कितना मरुस्थल है, उसकी बात करी। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो अलग अलग ऋतुओं का मतलब जो अलग अलग सीजन है, जिसे आप खरीफ और रबी के नाम से जानते हैं, विभिन्न ऋतुओं में
फसलें लगाने व काटने के समय की बात करेंगे तो स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट करते हैं खरीफ की फसल से। आप बोलेंगे सर पहले तो रबी लिखा हुआ है, खरीफ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने अभी आपको लिखवाया था जो आपका कृषि वर्ष है वो कब स्टार्ट होता है? वो आपका कृषि वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होकर कहां तक चलता है? वो 30 जून तक चलता है। तो भाई 1 जुलाई से 30 जून तक जब चलेगा तो वो क्या अपने आप में कृषि वर्ष है। अब 1 जुलाई की जब बात करूंगा तो 1 जुलाई को क्या होता है? सबसे पहले 1 जुलाई में क्या होता है? खरीफ के रबी, ऑफ कोर्स खरीफ होता है ना। तो जब भी स्टार्ट करें खरीफ से स्टार्ट करें। कहता खरीफ की फसल जून जुलाई व सितंबर अक्टूबर। इसका मतलब क्या है? खरीफ की फसलों की जो बुवाई होती है ना, या फिर आप कहिए कि उसका जो रोपण होता है, जो ट्रांसप्लांटिंग होती है, क्योंकि चावल के केस में ट्रांसप्लांटिंग होगी है ना, तो जो बुवाई है वो कब होती है? जून जुलाई के अंदर होती है। और इसकी जो कटाई है जिसे हार्वेस्टिंग आप कहते हैं वो कब होती है? सितंबर अक्टूबर के अंदर। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या हो जाता है? रबी की फसलों की बुवाई हो जाती है। और फरवरी मार्च या कभी कभी अप्रैल तक भी चला जाता है, उस टाइम पे क्या होता है? आपकी रबी की फसलों की कटाई हो जाती है। खरीफ पहले हुआ, रबी बाद में आया। जैसे ही रबी की कटाई हुई अगला कौन सा आ गया? जायद। जायद जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्यतः जो हमारी व्यापारिक फसलें हैं उनका जो उत्पादन है वो या तो रबी के अंदर होता है या फिर खरीफ के अंदर। आप किसी भी व्यापारिक फसल का नाम लीजिए, आप गेहूं बोलिए, धान बोलिए, गन्ना बोलिए, तंबाकू बोलिए, सरसों बोलिए, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, अब चेक कीजिए क्या ये खरीफ है, रबी है कि जायद है। जायद नहीं उत्तर मिलेगा आपको, या तो मिलेगा खरीफ या मिलेगा रबी। ठीक बात है। तो कहता है जायद की फसल जो है वो क्या है? मार्च अप्रैल के अंदर, और जो उसकी कटाई है वो जून जुलाई के अंदर, क्योंकि जून जुलाई तो अगला सीजन आ गया। लेकिन ज्यादा यहां पे कुछ हम लगाते ही नहीं है। रबी का जो सीजन है, रबी को उनालू कहा जाता है, खरीफ की फसल को सियालू या सावणु, सावण आपने सुना होगा, सावणु कहा जाता है। कुल क्षेत्र का 2/3, 2/3 भाग, लगभग 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है। मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा और एक छोटा सा प्रश्न आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा। इसने बोला 2/3, 65%, जो अपने आप में काफी हिस्सा है। ये कहता है कि कुल क्षेत्र जो हमारे पास है उसका 65% जो है वो हम कब बोते हैं? खरीफ के अंदर। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि रबी के अंदर हम क्षेत्रफल जो है उसकी बुवाई कम करते हैं पर खरीफ के अंदर ज्यादा करते हैं। मेरा साधारण सा एक प्रश्न आप लोगों से है कि खरीफ के अंदर ज्यादा बुवाई क्यों की जा रही है? कितने लोग इसका उत्तर जानते हैं? हाथ खड़ा करें सब लोग जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि खरीफ में ही बुवाई ज्यादा क्यों की जाती है। ओके, इधर से लगभग आधे लोग जानते हैं। इधर से कितने लोग जानते हैं? जरा सी लाइट अगर है पास में। गुड। ऐसा क्यों होता है? इस क्लास में ज्यादा हाथ क्यों दिख रहे होते हैं? यही आपस में बातें कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बातें नहीं करते होंगे, आपको पहले से पता होगा। ये क्लास थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए थोड़े कम बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। कोई बात नहीं। ओके, उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन वालों तुम क्या बोलते हो? कितने लोगों को पता है कि खरीफ के अंदर ही बुवाई ज्यादा क्यों हो रही है? हाथ खड़ा करें। कितने लोग? हाँ वही है, 30-40% के आसपास लोग हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है जी। जब बात करते हैं किसकी? जब बात करते हैं, हाथ नीचे कर लें, खरीफ की, तो इसका तो बहुत साधारण सा उत्तर था। वो साधारण सा उत्तर क्या था? जिसे आप बार बार मानसून का जुआ, मानसून का जुआ, वो जुआ इसी टाइम खेला जाता है ना यार, है ना। जो आपका मानसून आता है वो कब आता है? जून जुलाई के अंदर आता है। कौन सा मानसून आता है जून जुलाई में? ये भी पता होना चाहिए। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून इसे कह देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो पूरे भारत में होने वाली लगभग 70 से 75% वर्षा लेके आता है। ये भारत का मुख्य मानसून है, इसी टाइम आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इस समय पे 2/3 लगभग 65% भाग के अंदर क्या करते हैं? बुवाई करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र कहता है बाड़मेर, तथा सबसे कम क्षेत्र जो है वो राजसमंद के अंदर बोया जाता है। हाँ ये हो सकता है कि आंकड़े हैं, पेपर अगर लेट होगा तो बदल जाएंगे, लेकिन अभी अभी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो अब अपना पेन आप उठा लेना और नोटबुक के अंदर लिख भी लेना। वैसे तो मैं पीपीटी आपको दूंगा ही दूंगा सब लोगों को, लेकिन इसको लिखिएगा जरूर। क्यों लिखिएगा? क्योंकि ये उदाहरण ऐसे हैं जो पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये भी होता है कि पेपर में पूछ तो लिए गए लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं ना कि कौन सा किस में आएगा। तो मैं पढ़ रहा हूं और आप साथ साथ नोट भी करिएगा। रबी, पहले खरीफ की फसलों की बात करेंगे यार, है ना, सीक्वेंस ऊपर आना चाहिए। खरीफ पहले आता है। खरीफ की बात करेंगे, आता है यहाँ पे बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन तथा चावल आदि बोए जाते हैं। ये कौन सी फसलें हैं? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। जल्दी से लिख ले, फिर आगे चलता हूं, आपकी रबी की फसलों की बात करूंगा। ओके,
उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा। खरीफ में बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन और चावल। रबी की बात करता हूं। रबी के अंदर जब फसलों की बात करेंगे तो रबी में क्या आ गया? रबी के अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारा मीरा। तारा मीरा जो सरसों जैसा ही है, मतलब सरसों वाली कुल के अंदर, फैमिली के अंदर ही आता है। और आपका सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर। ये सारी क्या होगी? ये हमारी रबी की फसलें हो गई। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारा मीरा और सूरजमुखी। चलिए ठीक है जी, रबी आपने लिख लिया। अब बढ़ता हूं जायद की तरफ। जायद के बारे में बता दूंगा और फिर एक प्रश्न आपसे फिर से पूछूंगा जो सामने देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने तो जस्ट ऐसे पीछे फोटो लगाई थी, लेकिन फोटो अपने आप में एक प्रश्न बन गई है। इसने अगर जायद की फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पे खरबूजे, तरबूज और ककड़ी। अब देखो ना, खरबूजे, तरबूज और ककड़ी व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसलें तो यहीं पे आ रही है, या तो खरीफ के अंदर या फिर रबी के अंदर। तो वही तो मैंने शुरू में कहा था आपको कि व्यापारिक फसलें यही आती है। इसीलिए यही दो ऐसी ऋतुएं हैं जिनको मुख्य ऋतु कहा जाता है, खरीफ और रबी। जायद जो है वहां पे सब्जी और फल हो सकते हैं, वो सामने लिखा हुआ ककड़ी है, तरबूजे है, या फिर आपका खरबूज नहीं, सॉरी, खरबूजा कहिए, खरबूजे कहिए, वो यहाँ पे लगता है। नोट कर लिया होगा। मैंने बोला एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। मुझे छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना है कि आप जो सामने फोटो देख रहे हैं, कोई इस फोटो के बारे में बता सकता है? ये मत कहना कि सर राजस्थान की फोटो पहनावा देख के हमें पता चल गया। नहीं नहीं नहीं, वो हाथ में थाली और डंडे जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो ये बात ये दिखाती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा समय पहले, कितना समय पहले, लगभग मान के चलिए कि 6 से 8 महीने पहले हमने इस समस्या का भारी सामना किया था। हाँ, ऐसा है कि सारे राजस्थान के जिलों ने नहीं किया, कुछ जिलों ने किया, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कुछ में है कि सारों में है। आपको करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा जोश भी दिखाना पड़ेगा कुछ इस माध्यम से, है ना। हाथ नहीं, दोनों हाथों खड़ा कर दिया, पूछना इनसे पड़ेगा। सर अनम्यूट करें और प्लीज बताएं ये क्या हो रहा है इस टाइम पे। सर टिड्डी को भगाने के लिए वो लोग थाली और डिब्बे को बजा रहे हैं। क्या आपने भी ऐसा किया है? जी नहीं, हम तो बिहार से हैं सर। अरे क्या बात है, हमारे ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अग्निवेश राज जी, थैंक यू। अच्छा इन्होंने बोल दिया बिहार से होके, पता है राजस्थान वाले, ठीक है। प्लीज हाथ नीचे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे तो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, टिड्डी को भगाया जा रहा है। टिड्डी को रसायनों से भगाया जा सकता है, लेकिन रसायन उतने इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? रसायनों से तब भगाते जब वो एक जगह स्थिर रहे। ये स्थिर रहती नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर कहीं और होगी और एकदम आक्रमण करती है ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर। पर हाँ, ऐसा आपने देखा राजस्थान में कुछ लोगों ने थाली यानी डीजे बजाए सर खेतों के अंदर, क्योंकि डीजे शोर करता है ना, तो शोर से भी ये भाग जाती है। तो ये जो है इस टाइम पे टिड्डी के आक्रमण को रोका जा रहा है। आगे बढ़ता हूं, मैंने फसलों की बात की थी, 3 ऋतुओं की बात कर ली थी, खरीफ, रबी और जायद की बात की थी। अब बढ़ता हूं, बोला गया राजस्थान में प्रमुख रूप से 2 तरह की फसलें होती है। कौन कौन सी 2 तरह की फसलें होती है? या तो वो खाद्यान्न फसलें हो सकती हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, या फिर वो क्या हो सकती है, नगदी फसलें या फिर व्यापारिक फसलें भी हो सकती है। खाद्यान्न फसलों की बात करता हूं तो खाद्यान्न फसलों का मतलब क्या होता है? फूड क्रॉप्स, जिसको हम खाते हैं। अब गेहूं बोलिए, चावल बोलिए, बाजरा बोलिए, हम खाते हैं ना, तो ये क्या खाद्यान्न फसलें? तो इसने बोला खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, ज्वार, दलहन, उड़द, मसूर, चावल, और भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। ये क्या हो गई? खाद्यान्न फसलें, इसे हम खाते हैं, फूड क्रॉप्स है। जब बात करते हैं नगदी फसलों की, व्यापारिक फसलों की, या फिर कैश क्रॉप आप इसे कह देते हो, तो कैश क्रॉप की जब बात करते हैं, कहता है नगदी फसलों में मुख्य रूप से, गन्ना लिखा गया बेटे, गन्ना होगा, है ना, छोटा सा एक न और भी आएगा, तो मुख्य रूप से गन्ना, कपास, तंबाकू, तारा मीरा, तिल, होहोबा, सोयाबीन इत्यादि। अब मुझे यही पता कि जैसे ही इसको आपने पढ़ा, आप तो सर ये क्या होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। पिछली बार टिड्डियों का भी नहीं पता था, पता कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखा कीजिए। तो ये क्या है? नगदी फसलें हैं। उदाहरण आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिए होंगे, लेकिन मैं समझा देता हूं कि खाद्यान्न और नगदी में क्या फर्क है। खाद्यान्न तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सब लोग समझ गए हैं। क्या समझ गया भाई? खाद्यान्न जैसे हम खाते हैं। नगदी फसलों का मतलब क्या होता है? जिसे हमें नगद मिलता है। आप बोलेंगे सर अगर गेहूं भी बाजार में बेच के आएंगे ना, नगद उससे भी मिल जाएगा, कोई और नई बात बताओ। ठीक है, नहीं बताते हैं।
जब बात करते हैं किसान की, किसान क्या करता है, नगदी फसलों को पूरा का पूरा बाजार में बेच के आता है। ऐसी फसलें जो अपने खाने के लिए या फिर अपने उपयोग के लिए ना रख के सारी क्या किया जाए, खेत में नहीं बाजार में बेच दी जाए, वो क्या होती है, वो आपकी नगदी फसल, कैश क्रॉप या फिर व्यापारिक फसल होती है। अब आप गेहूं जो ज्वार की बात करो, कितना भी आप बेचो, लेकिन थोड़ा बहुत घर के अंदर रखोगे क्योंकि आपको खाने के लिए चाहिए। लेकिन जब मैं कपास की बात करूं, गन्ने की बात करूं, ये हम घर में नहीं रखते हैं। अब जैसे मैंने गन्ना कपास बोला, कुछ लोग हैं क्लास में, है ना, ये खुरापाती दिमाग है, कहते हैं गन्ना तो हम रखते हैं सर, मैं खाता हूं घर के अंदर। अरे भाई, इतने टनों के अंदर जो गन्ना आया, उसमें से अगर 1 क्विंटल रख भी ले, उसे रखा हुआ नहीं कहा जा सकता। अब कुछ क्या दे रहे सर, मेरी मम्मी तो कपास से रजाइयों के अंदर भरवा लेती है। अरे भाई, रजाइयां भरवाना ठीक है, लेकिन तब भी उसको बाजार में लेके जाते हैं, पहले उसके जो कॉटन के बीज होते हैं उनको अलग करते हो, फिर रुई को अलग से निकाल तब रजाइयां भरते हो ना। तो बाजार में गई ना फिर से, वो तो घर नहीं रखी आपने, बाजार में ले जाना पड़ा। तो जिसको सारी की सारी बाजार में ले जाते हैं, वो क्या होती है आपकी, वो आपकी व्यापारिक या नगदी फसलें, जिसको हम खाते हैं, वो क्या है, हमारी खाद्यान्न फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं, फसलों की बातें चल रही हैं। फसलों में हमने फसलों के सीजन की बात करी, फसलों के अलग अलग प्रकार की बात करी। अब बात करते हैं फसलों की मुख्य किस्मों की। सारी किस्मों की बात नहीं करेंगे, फसलों की मुख्य किस्मों की बात करेंगे। नोट आपको करना पड़ेगा अब, है ना। फसलों की मुख्य किस्मों की बात करेंगे तो यहां पे मुख्य फसलें जो आपकी हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों, जीरा, चावल, बाजरा, कपास, तंबाकू, और सबसे लास्ट में लिखा गया है मक्का। मक्का अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के लिखवा दूंगा, बट उससे पहले बाकी जो लिखी गई है प्लीज एक बार इनको नोट कीजिए, ये आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये मुख्य किस्में हैं, काफी फेमस है, प्रचलित किस्में हैं, तो इनका नाम हमें याद होना चाहिए, कौन सी किस्म जो है वो कौन सी फसल की है। इसे आप लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट वाली मैं आपको लिखवा दूंगा जो मक्का के अंदर लिखी गई है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। सबसे लास्ट में जो लिखा गया वो मैं पढ़ देता हूं, किसी का रह गया होगा तो कोई बात नहीं, पीपीटी आपको मिलेगी, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में लिखा गया मक्का। मक्का के अंदर जो वैरायटी बोला गया, बोला अगेती गंगा, माही कंचन और माही धवल। ये मक्का की किस्मों के बारे में लिखा गया, इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं इसे आपने लिख लिया है, पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां बोला गया राजस्थान में कृषि के प्रकार। अब राजस्थान जो कृषि के प्रकार की बात करेंगे तो बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, पूरे अब भारत की बात कीजिए, यहां पे भी कृषि के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जो भारत के अंदर तो है लेकिन राजस्थान के अंदर ज्यादा प्रचलित नहीं है। जैसे उदाहरण लेता हूं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि कहीं पे बहुत रेयर केस में, रेयर मतलब कि कहीं पे ऐसा है कि बहुत कम चांस दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन राजस्थान में उतनी तो नहीं दिखती है ना। लेकिन भारत की बात करो तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उसके अलावा जैसे आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। फिर अगर बात करें स्ट्रिप फार्मिंग की, मतलब पट्टियों के अंदर खेती करने की, वो भी राजस्थान के अंदर काफी कम, कहीं कहीं पे है लेकिन काफी कम दिखती है। बट जो राजस्थान के अंदर ज्यादा दिखती है वो क्या दिखती है, सबसे पहले अभी तो आपने पढ़ा था कि 30% ही एरिया ऐसा है हमारे पास जो क्या है, जो अपने आप में सिंचित है, और बाकी का तो 70% असिंचित है, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। जब शुष्क कृषि की बात करते हैं तो शुष्क कृषि में हम क्या करते हैं, शुष्क कृषि के अंदर हम पानी की बचत करने के लिए हमारी नई नई जो क्या है सिंचाई करने की विधियां हैं उनको प्रयोग में लाते हैं। और उन विधियों के अंदर क्या आता है, आपका फुवारा पद्धति मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन, और आपका ड्रिप पद्धति मतलब बूंद बूंद सिंचाई विधि, टपकन सिंचाई विधि, ट्रिकल इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन आप इसे कह देते हैं। शुष्क कृषि के बारे में पढ़ते हैं। शुष्क कृषि के अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, सिंचित कृषि भी है। सबसे पहले तो शुष्क आएगा ना, क्योंकि ज्यादा भाग तो उसी का ही है। उसके बाद क्या है, सिंचित कृषि है। हमारे यहाँ मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती भी होती है। आप बोलेंगे सर दोनों में क्या अंतर होता है, आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या है, काफी कम है, लेकिन देखो ऐसा बोला कि ऐसी कृषि जो है उदयपुर, डूंगरपुर, बारां में होती है, काफी कम है लेकिन होती है। पट्टीदार खेती की बात करें तो कहीं कहीं आपको दिखेगी,
और इसीलिए आप जैसे इसका नाम पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है सर ये तो समझाओ क्या होती है। मैं कोई भी नहीं समझा रहा हूं अभी के लिए, सारी आपको बता रहा हूं कि ये खेती है जो हमारे यहाँ पे होती है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन हमारी कक्षा का समय हो रहा है। लेकिन आपको कल ही एक वादा किया गया था कि क्लास जैसे ही हमारी खत्म होगी तो लास्ट में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाए जाएंगे। कल से 5 प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, हर दिन तो नहीं, लेकिन जब जब कोई टॉपिक हमारा बीच में चल रहा होगा, जब अध्याय बीच में चल रहा होगा। आज के लिए आपकी नोटबुक आपके सामने और आपके फैक्ट आपके सामने, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, इसको नोट करिए। फिर मैं आगे चलूंगा। एक और स्लाइड भी है, एक और स्लाइड का मतलब ये बोले कि एक और पन्ना भी है जो आगे आने वाला है और वो अभी आपको लिखना है। उसके बाद हम कक्षा को अंतिम चरणों में लेके जाएंगे, समाप्त करेंगे और फिर कल फिर से आपको मिलेंगे आपकी कक्षा के अंदर डेली जो होती है 11:15 से 12:15 तक। 2 मिनट के लिए आपके सामने रहेगी, 2 से 3 मिनट के लिए जल्दी से लिख लें। उसके बाद फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे, उसको लिखना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा। कोई नहीं रह गया तो बताता हूं। लास्ट के 2 पॉइंट में लिखा है खजूर बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जैतसन, कोमल लगा के लिखिए आगे गंगानगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया। नहीं लिखा, कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, पीपीटी आपके पास आएगी आएगी। अगला लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में आपको लास्ट बात बता के क्लास को खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया है। लास्ट की 2 लाइन पढ़ देता हूं। भरानी भूमि, इस भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा लगान नहीं लिया जाता है। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए गिलुंड राजसमंद जो है वो फेमस प्लेस है, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब चलता हूं एक लास्ट छोटी सी बात पे। वो लास्ट छोटी सी बात ये है कि हर दिन हम तो आपको क्लास देंगे और ऐसा ही होगा, आप भी हर दिन हमारे सामने आके ऐसे बैठे होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्लास होगी 1 घंटे की, बट इसके साथ साथ 2 से 3 घंटे घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है ना, पहली बात तो बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, और अगर कंपटीशन है भी तो ध्यान रखिए आपको सीट इस साल अच्छी खासी मिली हुई है, तो आप सब लोग अपना चयन बोलिए या सिलेक्शन बोलिए उसको निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन वो निर्धारित होगा तो सिर्फ एक तरीके से होगा, और वो है आपकी मेहनत। अगर मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए। मैं अभी के लिए मेरी दूसरी क्लास है तो ज्यादा कुछ आप पे दबाव या प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्रेशर हम डालेंगे। वो प्रेशर किस बात का कि हर दिन इतना करके आइए, ये पढ़ के आइए, क्योंकि हमें पता है, आप ये भी जानते हैं, मैं ये बड़ी सी बात कोई फेंक नहीं रहा हूं, इस बात को समझिएगा। 2016 के अंदर मैंने AFO कोचिंग स्टार्ट किया था, और हाँ हम अच्छा नहीं पढ़ाते, बट आप लोगों का प्यार है इतना कि हम अच्छा पढ़ा लेते हैं। मैं ये बात इसलिए बोला, जो 2016 में हम आए थे ना, उसके बाद से AFO कंपटीशन 4 सालों में देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूं, सुपरवाइजर के अंदर आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं जो बिहार, हरियाणा और बाकी राज्यों से भी है, कमी ये भी नहीं छोड़ने वाले कहीं पे भी, है ना। और आप भी सामने कितने सारे लोग आप बैठे हुए हैं। कंपटीशन है, लेकिन रेगुलरिटी हम बना के रखेंगे ना, हर दिन के निरंतर प्रयास थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जब एग्जाम की डेट आती है तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके बीच के टाइम में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो निरंतरता बना के रखिएगा, और आपका सिलेक्शन हम गारंटी देते होगा, अगर आप हर दिन जितना हमारे द्वारा करवाया गया वो कर लेंगे तो। मिलूंगा आपसे आपकी अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।